नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी, मैं हूं मोहसिन सिंह रावत और जुड़ जाइए आप सभी। तो देखिए दोस्तों, जो क्रैश कोर्स है आपके लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पुलिस के लिए, तो उसका आज यहाँ पे 8वां दिन है हिंदी का। और यहाँ पे हम आपके लिए जो आज साहित्यकार डिस्कस करने वाले हैं वह है राजेश जोशी जी के बारे में और मुक्ति बोध जी के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप इस क्लास को कंप्लीट लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी डीप और काफ़ी डिटेल से डिस्कस कराते हैं। तो एक भी फैक्ट आपका ना छूटे वो हम यहाँ पे डिस्कस कराते हैं। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी देहरादून स्टडी पॉइंट से, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने साहित्यकार राजेश जोशी जी से, फिर कुछ देर बाद मुक्ति बोध जी के बारे में पढ़ेंगे। तो राजेश जोशी जी की बात करते हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जैसे कि जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था 18 जुलाई 1946 को। तो राजेश जोशी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में, यानी नरसिंहगढ़ जिले में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन एग्जाम दृष्टि क्या है अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि राजेश जोशी जी ने जो भर्तृहरि हैं उनकी कविताओं का अनुवाद कराया था। किस नाम से? भूमिका कल्पतरु यह भी। तो भूमिका कल्पतरु यह भी नाम से अनुवाद कराया था भर्तृहरि की कविताओं को राजेश जोशी जी ने। और फिर दूसरी बात करें तो जो मायोस्की है यानी मायकोवस्की है, उनकी रचनाओं का भी अनुवाद कराया था। किस नाम से? पतलून पहना बादल। तो देखिए ये एनसीईआरटी का आपके सामने फैक्ट रखा है, एनसीईआरटी की किताब में है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। पतलून पहना बादल जो अनुवाद कराया था किसने करवाया था? मायोस्की की जो रचना थी उससे करवाया था राजेश जोशी जी ने। और फिर भर्तृहरि की जो रचना है भूमिका कल्पतरु यह भी किसने अनुवाद करवाया था? राजेश जोशी जी ने। तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पे दूसरा फैक्ट है कि जोशी जी की प्रमुख काव्य संग्रह की बात करते हैं। तो देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 रचना है और चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एक दिन बोलेंगे पेड़, तो एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी जी। मिट्टी का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी रचना इंपॉर्टेंट रचना है। मिट्टी का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपथ्य में हंसी, ये अभी यूकेएसएससी ने पूछा था हाल ही में, जो 2021 में एग्जाम हुआ था कनिक सहायक वाला। और फिर इसके बाद यहाँ पे है दो पंक्तियों के बीच में। तो ये जो चारों काव्य संग्रह हैं राजेश जोशी जी की, ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट रचनाओं में से हैं। तो इन चारों को तो आपको याद करना ही करना है। कौन कौन से? एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच में। सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि मिट्टी का चेहरा किसकी रचना है? राजेश जोशी जी की है। नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है? राजेश जोशी जी की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो पंक्तियों के बीच में यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कि दो पंक्तियों के बीच में जो कविता संग्रह है राजेश जोशी जी का, इसके लिए वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2002 में, किस रचना के लिए? दो पंक्तियों के बीच में। तो इस रचना के लिए राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और लास्ट में आप यहाँ पे देखिए जो चौथा फैक्ट है कि एनसीईआरटी सिलेबस में है आपके कि उनकी एक प्रसिद्ध कविता है बच्चे काम पे जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, पूछा जाएगा कि किसकी कविता है? तो यह जो कविता है यह राजेश जोशी की और बहुत ही सुंदर कविता, अप्रतिम कविता है। तो ध्यान रखना, बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी जी की रचना है। और क्योंकि यह एनसीईआरटी सिलेबस में है तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रचनाओं में से यह आपके लिए है। तो चारों फैक्ट आपको याद हो गए होंगे कि जो भर्तृहरि है उनकी रचनाओं का अनुवाद कराया था इन्होंने भूमिका कल्पतरु यह भी नाम से। और फिर मायोस्की की जो रचनाएं थी उसका अनुवाद कराया था पतलून पहना बादल के नाम से। तो यह फैक्ट आपने राजेश जोशी जी से देखे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं राजेश जोशी जी से, जो डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले राजेश जोशी जी की कुछ कविताएं की बात करते हैं। देखिए कविताएं कौन कौन सी हैं। कविताओं की बात करें तो एक जो काफी इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेगी समर गाथा। क्या है? समर गाथा। तो जो समर गाथा रचना है ये राजेश जोशी जी की है। बहुत प्रसिद्धि मिली थी राजेश जोशी जी को इस रचना से और काफी लंबी रचना में है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है समर गाथा, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो गेंद निराली मिट्ठू की एक बाल कविता है ये भी काफी प्रसिद्ध है। चांद की वर्तनी, प्लेटफॉर्म पर, बच्चे काम पे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शासक होने की इच्छा और मारे जाएंगे। तो ये सभी जो कविताएं हैं ये राजेश जोशी जी की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चांद की वर्तनी,
प्लेटफॉर्म पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, शासक की इच्छा और मारे जाएंगे। तो आप कुछ ट्रिक के माध्यम से भी इसे अगर याद कर सकते हो तो जरूर कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और वहां पे वो मारे जाएंगे, ये किसकी इच्छा है? शासक की इच्छा है। तो कुछ इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। तो राजेश जोशी जी की प्रमुख क्या है? ये कविताएं हैं। फिर यहां पे बात करते हैं कुछ और फैक्ट की। देखिए, कविता संग्रह की बात करते हैं। कविता संग्रह में आपको ध्यान रखना है, दो ही कविता संग्रह है। एक है कपिल का पेड़ और दूसरा है सोमवार व अन्य कहानियां। तो सोमवार व अन्य कहानी एक दूसरा संग्रह है और एक कपिल का जो पेड़ है यह भी कहानी संग्रह है राजेश जोशी जी का। फिर बात करते हैं आलोचनात्मक जो रचना है और वह है एक कवि की नोटबुक। तो एक कवि की नोटबुक किसकी रचना है? यह भी किसकी है? राजेश जोशी जी की है। और नाटक की बात करें तो 4 प्रमुख नाटक है, जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना और तुक्के पर तुक्का। तो तुक्के पर तुक्का, टंकारा का गाना, अच्छे आदमी और जादू जंगल, तो ये सभी रचनाएं राजेश जोशी जी की हैं। तो राजेश जोशी जी के बारे में आपने देख लिया है। अब बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध और यहां से तो यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट होंगे वह समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है अभी जिन्हें पता नहीं है तो उन्हें भी समझना जरूरी है कि जो साहित्यकार वाला पोर्शन होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 से लेकर 5 प्रश्न आपको साहित्यकार से पूछे जाते हैं और 4-5 प्रश्न आपको 22 साहित्यकार पढ़ने हैं और 22 साहित्यकार पढ़ने के बाद आपके 5 नंबर है वो कंफर्म हो जाते हैं। तो पढ़ लीजिए, एक भी फैक्ट नहीं छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए गजानन माधव मुक्ति की बहुत, तो यहां पे देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में 13 नवंबर 1917 को जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और यहां पर अगर बात करें तो 1964 में इनका निधन हो गया था। तो 13 नवंबर 1917 में जन्म हुआ था, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी है उनके जो जन्म है उनसे एक दिन पहले, यानी 14 नवंबर को है ना नेहरू जी का जन्म, तो 14 नवंबर से एक दिन पहले ध्यान रखना 13 नवंबर को जन्म हुआ था और 1917 में हुआ था और 1917 में जन्म हुआ था। तो 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था और फिर सितंबर में 1964 में क्या हो गया था? निधन हो गया था। अब देखिए यहाँ पे जो बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय की, तो देखिए जन्म हुआ था 1917 में, क्यों जो यहाँ पे श्योपुर कस्बा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो इनका जन्म भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था। देखिए 1917 में अभी हमने देखा 13 नवंबर 1917, श्योपुर जो कस्बा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में वहां पे इनका जन्म हुआ था। पिताजी की बात करें तो गोपाल राव इनका नाम था और माताजी की बात करें तो पार्वती बाई इनका नाम था। फिर बात करते हैं मुक्तिबोध जी का पूरा जीवन संघर्ष में रहा। मार्क्सवादी जो विचारधारा है इससे ये काफी प्रभावित हुए और इनसे जो इनकी कविता है उनमें काफी जो प्रभाव है इस विचारधारा का मिलता भी है। फिर देखिए 1943 में आगे द्वारा जो संपादित तार सप्तक है उसमें उनकी कविताएं भी प्रकाशित हुई थी। और फिर इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह यह है कि उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच में एक सेतु का रूप माना जाता है। तो प्रगतिशील कविता और नई कविता इन दोनों के बीच में एक पुल की बात करें, एक सेतु की बात करें तो किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। फिर देखिए यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि इन्होंने नया खून नामक जो एक साप्ताहिक पत्र है उसका भी संपादन किया था और फिर जैसे यहाँ पे सितंबर 1964 में इनका निधन हो गया था। तो ये तो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है ये पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में। क्वेश्चन यह था कि भूरी भूरी जो खाक धूल है ये कविता किसकी है? और इसका जो राइट आंसर मिलेगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं यानी मुक्तिबोध जी, ये बिल्कुल सही था। तो देखिए आप इन प्रश्नों को पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बात करते हैं जैसे कविता संग्रह की, या कविता या फिर कविता संग्रह की। तो देखिए कविता संग्रह में जो प्रसिद्ध है वह है चांद का मोह टेढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है चांद का मोह टेढ़ा। फिर यहाँ पे है भूरी भूरी खाक धूल जो अभी यूपीएससी ने आपको पूछा। और फिर यहाँ पे एक देखिए यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की जो अंधेरे में जो रचना है यह भी काफी प्रसिद्ध है, काफी लंबी रचना है और काफी प्रसिद्धि मिली थी इस रचना के लिए। तो 3 कविता या कविता संग्रह होगी, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और अंधेरे में। अंधेरे में भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा, ये क्या हो गई? कविता और कविता संग्रह हो गई। फिर यहाँ पे देखिए कि यह जो कविता आपको दिखाई दे रही है सहज स्वीकार्य है, यह कविता है और यह जो कविता है ये मिलेगी आपको एनसीईआरटी में। तो देखिए दोस्तों जब एनसीईआरटी में ये जो कविता आपको मिल रही है तो अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, यानी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो सिंपल पूछा जाएगा कि सहज स्वीकार्य किसकी रचना है जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कहानी की। देखिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी की बात करते हैं। तो कहानी में आपको जो ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वह है काठ का सपना। तो देखिए यहाँ पे यह काठ का सपना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर है यहाँ पे दीमक और पक्षी या फिर पक्षी और दीमक। तो पक्षी और दीमक, काठ का सपना, और एक और यहाँ पे आप ध्यान रखिए यह है विपात्र। तो यह 3 हो गए कहानी, काठ का सपना, पक्षी और दीमक और विपात्र। ठीक है, फिर आ जाइए थोड़ा नीचे, आपको 6 कहानी याद करनी है। तो देखिए यहाँ पे यह है सौंदर्य के उपासक, फिर आपको मिलेगा क्लाउड इथरली, और लास्ट आपको ध्यान रखना है वह है ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। तो 6 कहानी है, कौन कौन सी? काठ का सपना, विपात्र, पक्षी और दीमक, सौंदर्य के उपासक, क्लाउड इथरली और ब्रह्म राक्षस का शिष्य। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की यहाँ पे 6 कहानियां हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर यहाँ पे ये तो होगी कहानी। अब बात करते हैं कहानी संग्रह की। तो कहानी संग्रह में आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वह है सतह से उड़ता आदमी। इसमें बहुत सी कहानियां संग्रहित है। तो सतह से उड़ता आदमी क्या है? ये कहानी संग्रह है। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ये है आलोचनात्मक निबंध। देखिए निबंधकार भी थे काफी प्रसिद्ध, और इन्होंने 2-4 निबंध लिखे थे। देखिए चारों निबंध के बारे में बात करेंगे, जैसे कामान्य हो गया। इसके अलावा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अभी आपने देखा सौंदर्य के उपासक वो कविता थी, अब ये क्या है? ये है निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। यानी सौंदर्य शास्त्र मिले तो समझ आना ही मुक्तिबोध जी हैं। तो आलोचनात्मक निबंध ये हो गया। इसके अलावा निबंध संग्रह की बात करें, कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पे ये है एक साहित्यिक की डायरी। तो एक साहित्यिक की डायरी जो निबंध संग्रह है ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की। और नई कविता का जो आत्मसंघर्ष है यह भी यूपीएससी पूछ चुका है, यह भी किसकी है? यह भी एक निबंध संग्रह है और गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उपाधि की बात करें तो मुक्तिबोध जी को स्वाधीनता भारत का जो इस्पाती ढांचा कहा था शमशेर सिंह बहादुर ने। तीव्र इंद्रिय बोध का इन्हें कभी कहा जाता है, भयानक खबरों का कभी इन्हें कहा जाता है, और फैंटेसी कभी भी इन्हें कहा जाता है। तो सिंपल प्रश्न पूछे जाएगा कि फैंटेसी कभी के नाम से किसे जाना जाता है? मुक्तिबोध को कहा जाता है। भयानक खबरों का कभी किसे कहते हैं? मुक्तिबोध को कहते हैं। और यहीं पर आपको पूछा जाए कि मुक्तिबोध स्वाधीनता भारत का इस्पाती ढांचा है, यह किसने कहा था? शमशेर सिंह बहादुर ने कहा था। तो यहाँ देखिए जैसे ये फैक्ट आप देख सकते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला जी की है। तो ये कहा था नामवर सिंह जी ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर भारत इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध का जो सर्वश्रेष्ठ बहुचर्चित और विवादित कीर्ति है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरोध में ठहराई गई इस पुस्तक पर मुकदमा भी चला था। देखिए यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी विवादों में रचना रही है। कौन सी? भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी मतलब बहुत अच्छी रचना थी और काफ़ी विवाद में रही थी, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे क्या कर दिया था? बैन भी कर दिया गया था। तो ये बातें थी महत्वपूर्ण किसके संबंध में? तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें जो संबंध में थी, आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है गजानन माधव मुक्तिबोध जी के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, आई होप आपको क्लासेस पसंद आती होगी। तो क्लासेस पसंद आती हो तो दोस्तों चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।